नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मार्केट के मैसिव शिफ्ट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जिसने पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को हैरान कर दिया है। जो चीज़ कभी सिर्फ इंटरनेट जोक्स और मीम से शुरू हुई थी, वो अब मई 2026 आते आते लगभग $35 बिलियन का मार्केट बन चुकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस नई रियलिटी के अंदर चलते हैं और इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। सोचिए जरा, वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स जो हमेशा सूट्स में घूमते हैं, क्या उन्होंने अचानक से इंटरनेट पर कुत्तों और मेंढकों वाले मीम्स पर ईटीएफ्स फाइल करना शुरू कर दिया है? सही सुना। ये आयरनी ही इस मार्केट की सबसे दिलचस्प बात है। आज मीम कॉइन सिर्फ रिटेल स्पेक्यूलेशन या सोशल मीडिया हाइप तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स इनमें गहरा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब 2026 के इस मार्केट साइकिल को ही ले लीजिए। एक तरफ हम देख सकते हैं कि ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट थोड़ा मैच्योर हो गया है, पर मीम कॉइन्स, ये भाई साहब अब हाई बीटा मार्केट मूवर्स बन चुके हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ अंधे होकर पैसा नहीं लगाया जा सकता। इनमें ट्रेड करने के लिए अब एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और एक हाईली टैक्टिकल स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत सिंपल है। पहले बात करेंगे एरा ऑफ इंस्टीट्यूशनल मीम कॉइन्स की, फिर स्टेबल एक्सपोजर वाले डोज और शिब, उसके बाद मोमेंटम प्लेस जैसे पेपे और फ्लॉकी, चौथे नंबर पर विफ और बोंक की सोलाना वेलोसिटी, फिर देखेंगे स्मार्ट स्ट्रैटेजी यानी ट्रेड वर्सेस होल्ड, और आखिर में 2026 के रिस्क को नेविगेट करने के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, एरा ऑफ इंस्टीट्यूशनल मीम कॉइन्स। यहां पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ना, वो बिल्कुल गेम चेंजिंग है। मार्च 2026 में एसईसी ने डोज को लीगली एक डिजिटल कमोडिटी क्लासिफाई कर दिया। और हाँ, इन एसेट्स को जो नई लेजिटिमेसी मिली है, उसमें नई रेगुलेटरी क्लैरिटी जैसे जीनियस एक्ट, इसका बहुत बड़ा हाथ है। इसके तुरंत बाद 21 शेयर्स का डोज ईटीएफ नैस्डैक पर ट्रेड होने लगा। यहां तक कि टी रो प्राइस जैसे फाइनेंशियल जायंट्स ने एक एक्टिव क्रिप्टो ईटीएफ फाइल किया जिसमें डोज और शिब दोनों शामिल हैं। और इधर कैनेरी कैपिटल ने तो पीपी के स्पॉट ईटीएफ के लिए एसईसी में S1 फॉर्म भी फाइल कर दिया है। मतलब इंस्टीट्यूशनल कैपिटल इन एसेट्स की लिक्विडिटी को फंडामेंटली बदल रहा है। अब इस बदलते मार्केट को समझने के लिए इन कॉइन्स को उनके वॉलेटिलिटी प्रोफाइल से जज करना बहुत जरूरी है। यहां टेबल को ध्यान से देखिए। डोज का रिस्क रिलेटिव टर्म्स में थोड़ा कम है, इसलिए यह स्टेबल मीम एक्सपोजर के लिए बेस्ट माना जाता है। पर अगर हाई वॉलेटिलिटी और प्योर मोमेंटम की तलाश है तो वहां पीपे है। वाइफ और बोंक सोलाना चेन पर आते हैं। ये मिड टीयर एसेट्स हैं और इनकी वॉलेटिलिटी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। कहने का अर्थ यह है कि हर एक कॉइन का इस नई मार्केट में अपना एक अलग रोल और अलग रिस्क प्रोफाइल है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2, स्टेबल एक्सपोजर, जिसमें आते हैं डोज और शिब। ये दोनों मार्केट के सबसे पुराने खिलाड़ी हैं। डोज अब बाकायदा एक डिजिटल कमोडिटी बन चुका है और सबसे लिक्विड एसेट है। ऊपर से इलॉन मस्क के एक्स मनी बीटा लॉन्च ने इसमें और जोश भर दिया है। दूसरी तरफ शिब को देखें, यह अब सिर्फ एक मीम नहीं रहा। इसके पास अपना शिबारियम L2 नेटवर्क है, एक्टिव बर्न मैकेनिज्म्स का सपोर्ट है और 1 मिलियन से ज्यादा ऑन चेन होल्डर्स हैं। यानी डोज आज एक स्टेबल इंस्टीट्यूशनल स्टेटस रखता है, जबकि शिब पूरी तरह से एक 2 टियर यूटिलिटी एसेट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, मोमेंटम प्लेस, जहां पेपे और फ्लोकी आते हैं। इन दोनों के बीच का फर्क सच में बहुत दिलचस्प है। पेपे को ही ले लीजिए, जीरो यूटिलिटी। इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कल्चरल मोमेंटम के भरोसे है। फिर भी हैरानी की बात है कि 2026 की शुरुआत में ही व्हेल वॉलेट्स ने लगभग 23 ट्रिलियन पेपे टोकन्स एक्यूमुलेट कर लिए। दूसरी तरफ एफएलओ की है, जो ऑलमोस्ट $2.86 बिलियन इकोसिस्टम के साथ गेमफाई स्पेस को लीड कर रहा है। इनका जो नया ट्रेडिंग बॉट आ रहा है, वो अपनी 50% फीस सीधे एफएलओ के खरीदने और बर्न करने में लगाएगा। एक तरफ प्योर मोमेंटम का वाइल्ड गेम है और दूसरी तरफ एक कमाल का डिफ्लेशनरी यूटिलिटी मॉडल। नेक्स्ट है नंबर 4, सोलाना वेलोसिटी, जिसमें हम WIF और बोंक की चर्चा करेंगे। अगर डेटा पर गौर करें तो सोलाना के डेक्स वॉल्यूम शेयर पर मीम कॉइन्स पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। अर्ली 2026 में जब बाकी ऐप्स का रेवेन्यू स्ट्रगल कर रहा था, तब मीम एक्टिविटी एक अनडिस्प्यूटेड और रेजिलिएंट रेवेन्यू इंजन बनकर सामने आई। ये स्पेकुलेटिव फ्लो को इस हद तक कैप्चर कर रही है जो सच में डिस्प्रोपोर्शनेट लगता है। वाइफ और बोंक दोनों ही हाईएस्ट बेटा फास्ट मूविंग एसेट्स हैं। वाइफ एक प्योर सोशल वेलोसिटी प्ले है। मार्च आते आते इसका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 2.0 हिट कर गया था, जो सीधा सीधा अग्रेसिव बायर डोमिनेंस को दिखाता है। वाइफ की असली पहचान इसके वाइल्ड सोशल मोमेंटम स्विंग्स हैं। उसके मुकाबले बोंक थोड़ा अलग है।
बॉन्क के पास सोलाना इकोसिस्टम में 400 से ज़्यादा इंटीग्रेशंस हैं। और एक मस्त फैक्ट या यूँ कहें कि एक बहुत ही सॉलिड फीचर ये है कि bonk.fun की 51% फीस सिस्टमैटिकली bonk टोकन को बाय और बर्न करने में चली जाती है। वाइफ के वाइल्ड स्विंग्स एक तरफ और bonk का डीप स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन दूसरी तरफ। पॉइंट नंबर 5 पर चलते हैं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। आखिर इन्हें ट्रेड किया जाए या होल्ड? असल में 2026 में परपेचुअल फ्यूचर्स ने पूरे गेम को बदल कर रख दिया है। ये बिना एक्सपायरी वाले डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो ट्रेडर्स को हाई लेवरेज अलाउ करते हैं। इनकी वजह से ऐसी टू साइडेड लिक्विडिटी मार्केट में आई है जो पहले मीम कॉइन्स के पास कभी नहीं थी। आज डोज, शिब, पीपे, WIF और bonk इन सभी के परपेचुअल फ्यूचर्स मेजर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर मौजूद हैं। और यही वो वजह है जिसने मीम कॉइन्स को सिर्फ एक मजाक से निकालकर डीपली ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बना दिया है। और अब आखिरी पर सबसे जरूरी हिस्सा, नंबर 6, नेविगेटिंग रिस्क्स इन 2026। देखिए, अगर इस मार्केट में सर्वाइव करना है तो कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने होंगे। पहली बात, 2026 के मीम कॉइन्स लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रेडिंग के लिए हैं। अपने पोजीशन साइज को अपने टोटल पोर्टफोलियो के 1 से 5% तक ही रखना चाहिए। ये एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले उसके एग्जिट लेवल्स प्री प्लान्ड होने जरूरी हैं। रैपिड सेल ऑफ्स के दौरान लिक्विडिटी क्लिफ्स आना आम बात है, जब अचानक ऑर्डर बुक्स खाली हो सकती हैं। और हमेशा याद रखिए, यहां वेल्स का कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई है कि एक सिंगल बड़ा होल्डर सेकंड्स के अंदर पूरा मार्केट हिला सकता है। तो कुल मिलाकर किस्सा ये है कि मई 2026 का ये मीम कॉइन मार्केट कन्विक्शन से ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। यहां खुद से एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्या इस एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी और केओस के बीच सर्वाइव करने के लिए एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट और मुकम्मल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तैयार है? इन एसेट्स में ट्रेड करते वक्त इन स्ट्रिक्ट रूल्स की रिस्पेक्ट करना ही सबसे बड़ा बचाव है। इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। मार्केट को और गहराई से समझिए, हमेशा सेफ रहिए और याद रखिए, ट्रेड लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें।